हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेथडोलॉजी मैथ्स विद प्रतीक ग्रोवर सर। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यही वो चैनल है जहां मैथ्स का सॉल्यूशन मिलते हैं यूं चुटकियों में। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 जो 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। 5.3 का थर्ड पार्ट हम करेंगे। इसके पहले दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो दोनों पार्ट्स का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग जाके देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट जो है 15th क्वेश्चन से चालू होता। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 15th क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: रुपीज़ 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है और हमको क्या फाइंड करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है। क्या काम मिला है कि उसको कुछ काम खत्म करना है और अगर टाइम पे खत्म कर दिया तो वेल एंड गुड, बट अगर काम टाइम पे खत्म नहीं किया तो उसको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किस हिसाब से लग रही है? अगर उसने एक दिन काम लेट किया तो उसको 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर एक और दिन एक्स्ट्रा लगता है तो सेकेंड डे का उसको 250 रुपीज़ लगेगा। सेकेंड डे का, 2 दिन का मिला के नहीं, सेकेंड डे का 250 रुपीज़ लगेगा। तो पहले दिन का 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपीज़, 50 रुपीज़ बढ़ गया। थर्ड डे अगर एक और दिन उसने अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो हो जाएगा 300 रुपीज़ फॉर द थर्ड डे। तो इस तरह रोज़ 50 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो अगर रोज़ पेनल्टी 50 रुपीज़ बढ़ रही है तो क्या ये कॉमन डिफरेंस हुआ? अगर ये कॉमन डिफरेंस हुआ तो हम कह सकते हैं ये एपी हुआ, क्योंकि एपी की डेफिनेशन तो यही है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि 30 डेज डिले हो गया काम, अब कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। 30th डे पे कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो नहीं पूछ रहे, टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। टोटल पेनल्टी का मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे लेके 30th डे तक कितना उसको पेनल्टी हुआ, सबको ऐड करना है। सबको ऐड करना है मतलब उसका सम निकालना है, और सम निकालना है मतलब हमको एस ऑफ एन फाइंड करना है। अब एस ऑफ एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया? इस फॉर्मूला में मुझे क्या क्या चाहिए? इस फॉर्मूला में एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए। याद आ गया फॉर्मूला? तो अभी इसको यहाँ से हटाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो जो जो हमको चीज़ें चाहिए पहले हम इस क्वेश्चन से उसको निकालेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए फर्स्ट टर्म, ए है हमारा 200। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे का हमारा पेनल्टी है 200 रुपीज़। अब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, रोज़ 50 रुपीज़ चार्ज बढ़ता जा रहा है, रोज़ 50 रुपीज़ चार्ज बढ़ रहा है, तो डी हमारा 50 आएगा। कितने दिनों के लिए पेनल्टी लगी है? 30 डेज के लिए, तो एन हमारा 30 हो गया, एन इज 30। अब हमको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द टर्म्स। क्यों सम ऑफ द टर्म्स? मैंने बताया था सबका टोटल निकालना है। तो एस ऑफ एन, एन डिवाइड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, दैट इज एन है हमारा 30 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए है हमारा 200 प्लस एन है हमारा 30 माइनस 1 और डी है हमारा 50। 30 डिवाइड बाई 2, अगर मैं कटिंग करूंगा तो यहाँ बचेगा 15। 2 इंटू 200 दैट इज 400 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 मल्टीप्लाइड बाई 50। 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 29 इंटू 50 इज 1450। ब्रैकेट में 400 प्लस 1450 होता है 1850 और टोटल अमाउंट आती है 27,750 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट आती है 27,750 रुपीज़। तो चलो बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पे।
A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of its prizes. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या समझा रहे हैं कि कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन। उस कंपटीशन में जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बट देयर कुड बी ओनली 7 विनर्स। अब जो 7 विनर्स हैं उनको प्राइज एज एन अमाउंट इन रुपीज़ देना है, तो वो जो अमाउंट देनी है वो हमको नहीं बताई है। बस इतना बताया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो देनी है वो है 700 रुपीज़ की। तो अगर टोटल अमाउंट जो देनी है वो 700 रुपीज़ है, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स 700 होगा। मतलब हमारा एस ऑफ एन इस क्वेश्चन में, हमारा एस ऑफ एन विल बी 700। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना बताया है कि फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इन सब में एक कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 20 रुपीज़ का। देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 20 रुपीज़ इन ईच। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले प्राइज को 100 रुपये दे रहे हैं तो दूसरे को 80, तीसरे को 60, चौथे को 40, ऐसे सब में 20-20 रुपये कम होते जाएंगे। तो हम क्या इसको कॉमन डिफरेंस मान सकते हैं? तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? D इक्वल्स टू -20। और कितने कैश प्राइजेस हैं हमारे? कितने कैश प्राइजेस हैं? 7। तो टोटल 7 कैश प्राइजेस हैं, तो N इज इक्वल्स टू 7। अब हमको पता क्या लगाना है? सबकी वैल्यूज। तो अगर मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाए, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, उसमें से मैं 20 रुपीज़ माइनस करता जाऊंगा सक्सेसिवली, तो मुझे सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, ये सब मिल जाएगा। तो चलो हमको क्या फाइंड करना है? A, फर्स्ट प्राइज, दैट इज फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग? हमारे पास Sn है, D है, N है, A है, तो हम Sn इक्वल्स टू N डिवाइड बाई 2A प्लस N माइनस 1D, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। Sn की वैल्यू 700 दी हुई है, N 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई A की वैल्यू नहीं पता, N हमारा 7 माइनस 1 और D की वैल्यू -20 है। ये जो 7/2 यहाँ पे ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से 7/2 जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फ्रैक्शन जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 700 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ लिखेंगे 2A प्लस ये 6 है, 6 मल्टीप्लाइड बाय -20, ये ब्रैकेट रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 और 700 कट होंगे, 7 1 ज़ा 7, 100 ज़ा 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा? 200 इक्वल्स टू ये 2A एज इट इज, और ये 6 इंटू -20, तो ये प्लस के बदले क्या हो जाएगा? -120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इंटू -20 होता है -120। अब ये -120 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2A। ये 200 प्लस 120 होता है 320 इक्वल्स टू 2A। ये 2 इधर डिनोमिनेटर में आएगा तो A विल बी 320 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 160। ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म। मतलब फर्स्ट प्राइस हमारा कितना है? दैट इज 160 रुपीज़। तो सारे प्राइस बताने आपको। सेकेंड प्राइस क्या होगा? 140 रुपीज़। थर्ड प्राइस क्या होगा? 120 रुपीज़। सब में 20 रुपीज़ कम करते जाएंगे। फोर्थ प्राइस क्या होगा? 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइस क्या होगा? 80 रुपीज़। सिक्स्थ प्राइस क्या होगा? 60 रुपीज़। एंड फाइनली सेवेंथ प्राइस क्या होगा? 40 रुपीज़। एक बार इन सबको ऐड कीजिए, टोटल आना चाहिए 700। टोटल अगर 700 आएगा तो हमारा एस ऑफ एन इक्वल टू 700 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अंडरस्टूड दिस 16th क्वेश्चन। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as that the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? इस क्वेश्चन को अब हम समझेंगे। ये क्वेश्चन हमको क्या समझाना चाहता है
कि एक स्कूल है, स्कूल के बच्चों को एक नोबल कॉज करना है, उनको ट्रीज प्लांट करने हैं। अब ट्रीज प्लांट करने हैं तो कौन से बच्चे, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे कितने कितने प्लांट करेंगे, इसका एक स्पेसिफिक अरिथमेटिक दिया हुआ है, एक लॉजिक दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते बच्चे हैं तो उनकी पूरी क्लास मिलके एक ट्री लगाएगी, अगर सेकेंड क्लास में पढ़ते बच्चे हैं तो उनकी पूरी क्लास मिलके 2 ट्रीज लगाएंगी। सिमिलरली टिल 12th स्टैंडर्ड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस पैटर्न से इन्होंने ट्री प्लांट करने हैं, बट ये डिपेंड करता है क्लास वाइज। और ऐसे फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो फर्स्ट क्लास में सपोज ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन एक एक प्लांट लगाएंगे क्योंकि तीनों फर्स्ट क्लास के सेक्शन है। तो अगर मैं इतना पूछूं कि स्कूल के फर्स्ट क्लास ने टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए, तो 3 ट्री प्लांट किए, एक नहीं। हमेशा समझिए क्वेश्चंस को आपको इस तरह फ्रेम करना है कि वो एपी बने। अगर मैं फर्स्ट ए को अपना फर्स्ट टर्म मान लेता कि फर्स्ट ए ने जितने प्लांट किए वो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाता, तो फर्स्ट ए ने कितने प्लांट किए थे, एक टर्म, एक ट्री, तो वो 1 हो जाता। फर्स्ट बी ने भी 1, फर्स्ट सी ने भी 1, तो पहली तीनों टर्म मेरी 1 आ जाती, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। फिर जैसे ही सेकंड पे आता तो वो सीधा हो जाता 2a के 2, मतलब पहली टर्म हो जाती 1, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म 1, चौथी टर्म 2, मतलब ये एपी रहता ही नहीं। तो अगर ये एपी नहीं होता तो आप इसकी कैलकुलेशंस कर ही नहीं पाते। तो आपको पहले हर एक सम का एक इस तरह पैटर्न बनाना है कि वो एपी में कन्वर्ट हो। उसके लिए क्या देखना पड़ता है, उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे आप इजीली बाइफरकेट कर सकते हैं कि फर्स्ट पूरी क्लास को मैं एक टर्म मान सकता हूं, तो सेकंड पूरी क्लास को मैं सेकंड टर्म मान सकता हूं, थर्ड पूरी क्लास को मैं थर्ड टर्म मान सकता हूं, जितने भी सेक्शंस हैं उनको गिन के। तो इस तरह पहले पैटर्न्स को समझिए कि कैसे हम लोग उसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, कैसे सेकंड टर्म मानेंगे, और किसको फर्स्ट टर्म मानना चाहिए और किसको सेकंड टर्म मानना चाहिए, कि आपका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहे। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पूरी क्लास को फर्स्ट टर्म मानता हूँ, तो पूरी क्लास ने फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी ने मिलके 3 ट्रीज प्लांट किए हैं, तो वो 3 ट्रीज को मैं ए को 3 गिन सकता हूं। तो मेरा फर्स्ट टर्म दैट इज ए इज 3। अब जो सेकंड टर्म है, मतलब जो सेकंड क्लास है, उसने 2 सेकंड ए ने, 2 सेकंड बी ने और 2 सेकंड सी ने प्लांट किए होंगे, तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले एक बार खुद को चेक कर लीजिए कि क्या आप जो एपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो सही में एपी होगी। कैसे, सेकंड टर्म हमको पता चल गया 6 है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेकंड टर्म 6 आने वाली है, तो डिफरेंस आएगा 3 का। अगर मैं थर्ड क्लास पे जाता हूं तो 3 थर्ड ए की, 3 थर्ड बी के और 3 थर्ड सी के, तो टोटल हो गए 9 हो गए। तो अब थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म हमारी 6 थी, थर्ड टर्म हमारी 9 थी, तो डिफरेंस क्या होगा 3। मतलब आप ध्यान से देखिए डिफरेंस जो आ रहा है 3 का वो सेम आ रहा है। फर्स्ट टर्म 3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो डिफरेंस है वो 3 का कांस्टेंट आ रहा है, आपको दिख रहा है, तभी उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और उसको एज एन एपी सॉल्व करने चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि वो कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो उसको एपी मान के आगे मत बढ़िए, पहले उसको एपी बनाइए। तो अब ए आपका 3 आ गया, हम चेक कर चुके हैं कि हम जिस पैटर्न को पकड़ रहे हैं उससे पक्का हमारा एपी बनेगा। तो सेकेंड टर्म, हमारा सेकेंड टर्म होगा 6, 2 ऑफ सेकेंड ए, 2 ऑफ सेकेंड बी एंड 2 ऑफ सेकेंड सी। हमारा थर्ड टर्म, ये मेरे चेक के लिए लिख रहा हूं मैं, थर्ड टर्म होगा 3 ट्रीज थर्ड ए के, 3 ट्रीज थर्ड बी के, 3 ट्रीज थर्ड सी के, तो टोटल 9। तो देख रहे हैं आप कॉमन डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो हम समझ गए कि हमारा कॉमन डिफरेंस है 3। ऐसे टोटल कितनी क्लासेस हैं, वो हो गया हमारा n, 12 क्लासेस हैं, तो ये हो गया हमारा n। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि पूरे स्कूल ने मिलके कितने ट्रीज प्लांट किए, पूरे स्कूल ने मिलके ट्रीज प्लांट किए हैं, तो मतलब सबका मुझे सम करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, ऐसे 12 तक हर एक स्टैंडर्ड का मुझे सम करना है, ऐड करना है। तो मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। इस तरह हमको पता लगाना है कि हमको सम निकालना है। तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 d। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इसकी वैल्यू खुद निकालिए। एक बार निकाल लीजिएगा, बाद में अनपॉज करके चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, पॉज कर लिया, ओके। नाउ होपफुली आपने वीडियो चालू किया होगा,
तो देख लेते हैं इसके कैलकुलेशंस। 12 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3। n हमारा 12 था, a हमारा 3 था और d हमारा 3 था। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 इंटू 3 6 प्लस 12 माइनस 1 होता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 3। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 33, 6 प्लस 33, ये 6 प्लस 33 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 39, तो आंसर आएगा 234। तो आपका ये आंसर आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्कूल फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड इज 234। अगर नहीं आया है तो अपनी कैलकुलेशन देखिए कहाँ गलती हो रही है और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हमारे अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो पहले समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझने में टाइम लगता है। तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन कि क्या है ये, आपको एक कुछ स्पाइरल शेप इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये बनी कैसे है। एक रोप ली उन्होंने, उस रोप से उन्होंने स्पाइरल को बनाया है। अब कैसे बनाया है, ए और बी आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ए और बी पे पहले उन्होंने सेंटर लिया ए पे और रेडियस लिया 0.5 सेंटीमीटर का और एक सेमी सर्कल बनाया। जैसे ही वो सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर सेंटर ए से उठ के सेंटर चला गया बी पे, मतलब अब सेंटर हो गया बी। और यही रोप को हमने एक और सेमी सर्कल बनाया जो रेडियस था 1 सेंटीमीटर का, मतलब पिछले सेमी सर्कल से 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा रेडियस। फिर वापस से जो सेंटर था वो बी से हट के वापस से ए पे आ गया। ए पे आने के बाद उसी रोप के कंटिन्यूएशन में अब एक और सेमी सर्कल बनाया जो आपको ऊपर से दिख रहा है, उसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। मतलब कंसेक्यूटिवली हर एक सेमी सर्कल के बाद रोप जो जहाँ पे एंड होती है वहाँ से सेंटर चेंज हो रहा है। पहले ए पे था, फिर बी पे हुआ, फिर वापस ए पे आ रहा है, फिर बी पे जा रहा है। ऐसे कंसेक्यूटिवली सेंटर्स चेंज होते जा रहे हैं और जो रोप का जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इस टोटल स्पाइरल की लेंथ क्या होगी। इन शॉर्ट इस टोटल रोप की लेंथ क्या होगी। तो इस टोटल रोप की लेंथ निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पाइरल के हर एक सेमी सर्कल का लेंथ निकालना पड़ेगा। जो जैसे यहाँ पे L1, L2, L3, L4 दिख रहा है, ये सबका मुझे जो लेंथ है उन सबकी लेंथ मुझे निकालनी पड़ेगी। इन सबकी इंडिविजुअल लेंथ निकालने के बाद मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा, इससे मुझे पता चलेगा टोटल लेंथ कितनी है। अब आप बोलोगे सर पहले सेमी सर्कल की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है, और मैं बोलूँगा गलत। क्यों? पहले सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर था, उसकी सेमी सर्कल की लेंथ 0.5 सेंटीमीटर नहीं थी। तो लेंथ क्या थी उसकी, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। वो जो सेमी सर्कल है अगर उसका पेरीमीटर निकाला जाए तो वो उस स्ट्रिंग की लेंथ आएगी पहले सेमी सर्कल की। फिर सिमिलरली मुझे सेकंड सेमी सर्कल की भी लेंथ निकालने के लिए उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं पेरीमीटर निकालता जाऊं सेमी सर्कल का तो मुझे इंडिविजुअल लेंथ मिलती जाएगी, और उस इंडिविजुअल लेंथ से क्या पता ये एपी बने। हमको पहले चेक करना पड़ेगा वो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर वो एपी बन रहा है तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि क्योंकि हम हर एक लेंथ को अगर ऐड करना है मतलब सम निकालना है तो हमको एस ऑफ एन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसकी पहली सेमी सर्कल की लेंथ क्या आती है। अब हमेशा जैसे रेडियस चेंज होता जा रहा है तो हम रेडियस की वैल्यू R1, R2, R3 ऐसे रखेंगे। तो पहले सेमी सर्कल के लिए रेडियस 1 है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म ए टर्म मतलब पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, तो ए हमारा हो जाएगा
सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का उसका आधा होगा, तो सेमी सर्कल का उसका आधा मतलब क्या होगा? पाई आर। तो यहाँ पे हमारा रेडियस r1 है, तो मैं लिखूंगा पाई r1। पाई की वैल्यू को अभी मैं फिलहाल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एक 22/7 बहुत एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको मैं भी एज इट इज पाई रहने वाला हूँ, क्योंकि हमेशा हर सेमी सर्कल के लिए मुझे पाई तो चाहिए ही। तो यहाँ पे मैं सिर्फ r1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। ये मेरा a हो गया। चेक करते हैं a2 क्या होगा। उसके लिए मुझे सेकेंड रेडियस चाहिए। सेकेंड रेडियस कितना है मेरा? 1 सेंटीमीटर, जो सेकेंड नीचे वाला सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, जो मेरी L2 है। अगर मैं सेकेंड टर्म फाइंड करने की कोशिश करूं तो वो मेरा होगा पाई r2, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, बट रेडियस अब चेंज हो चुका है। तो अगर r2 की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहां पे सिर्फ पाई आएगा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड सेमी सर्कल देखूं तो थर्ड सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? A3, दैट इज पाई r3, दैट इज 1.5 पाई। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म 0.5 पाई, सेकेंड टर्म पाई, थर्ड टर्म 1.5 पाई। क्या आपको दिख रहा है कि ये 0.5 पाई बढ़ता जा रहा है? तो क्या वही हमारा कॉमन डिफरेंस है? यस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अगर मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा पाई माइनस 0.5 पाई। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो उसका इजी मेथड क्या है? दोनों में से पाई कॉमन निकाल लीजिए। पाई कॉमन निकलेगा तो ये यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 0.5 बचेगा। 1 माइनस 0.5 मतलब 1 में से आधा निकल रहा है। अगर 1 में से आधा निकल रहा है तो कितना बचेगा? आधा। तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। ये हमारी डी हो गई। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, हमारे पास डी आ गई। अब सम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एन। और एन क्या है? 13। ये कैसे पता चला? 13 सेमी सर्कल्स है, तो एन हो गया हमारा 13। तो सम ऑफ ऑल द लेंथ्स मतलब एस ऑफ एन निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 13 डिवाइड बाई 2। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे पॉज कीजिए, अभी कीजिए और खुद कैलकुलेट करके देखिए क्या हमका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चालू करने के बाद देख लीजिएगा। चलो अब चेक करते हैं आंसर क्या है। 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है हमारा? 0.5 पाई प्लस एन है 13 माइनस 1 और डी है हमारा 0.5 पाई। ये 13/2 एज इट इज रहेगा। ये 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 होता है 1, तो ये 1 हो गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये सिर्फ बचेगा पाई प्लस 13 माइनस 1 कितना होता है? 6, और वहां था मल्टीप्लाइड बाय 0.5 पाई। 13/2 ये पाई एज इट इज रहेगा प्लस, सॉरी यहाँ पे 13 माइनस 1 के बदले 6 के बदले आएगा 12, सॉरी ये 12 इंटू 0.5 हो जाएगा 6 पाई। ब्रैकेट में पाई प्लस 6 पाई, ब्रैकेट में पाई प्लस 6 पाई। शायद एक आपको क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा, मैं इसको निकाल रहा हूँ। पाई प्लस 6 पाई आपका हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 पाई। अब मैं पाई की वैल्यू पुट करूंगा 13/2 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। 7 और 7 कट, 2 1s are 2, 11s are 13 इंटू 11 इज 143 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 143 सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर सही आया है गुड, अगर आंसर सही नहीं आया है एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हुई आपकी। तुरंत आते हैं 19th क्वेश्चन पे। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? जिस तरह क्वेश्चन है हमको समझ आना चाहिए कि एपी का क्वेश्चन है। कैसे पता चला कि एपी का क्वेश्चन है? पहली रो में 20 हैं, फिर उसके ऊपर 19 हैं, फिर 18 हैं, साफ पता चल रहा है एक एक का डिफरेंस है। तो हमको पहले क्लिक हो जाना चाहिए कि ये एपी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं और क्या चाहता है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि टोटल 200 वुड लॉग्स हैं।
अब उन लॉग्स को हमको अरेंज करना है और इस तरह अरेंज करना है कि बॉटम मोस्ट रो पे 20 लॉग्स हो, उसके एक ऊपर 19 हो, उसके एक ऊपर 18 हो, इस तरह हमको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन में पूछा है कितनी रोज बनेंगी, ऐसे कितनी रोज में सारे लॉग्स आ जाएंगे, टोटल 200 लॉग्स। और अगर आपने फाइंड कर लिया कितनी रोज में बनेगी, तो लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस को समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल लॉग्स दिए हैं 200, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एस ऑफ एन। एस ऑफ एन दिया हुआ है 200। अगर मैं बॉटम रो को पहले ही रो मान लूँ, दैट इज माई फर्स्ट टर्म ए, कितने लॉग्स है उसमें 20, तो ए हो गया हमारा 20, उसके एक रो ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, तो ऐसे 17, 16, 15 यही होगा। बट इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब एक एक कम होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, तो डी हो गया हमारा -1, डी हो गया हमारा -1। अब कितनी रोज हैं, कितनी रोज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए n। कितनी रोज निकालने के लिए क्या चाहिए, n। और दूसरा क्या चाहिए, लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं, लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं, मतलब मुझे फाइंड करना है a ऑफ n। तो n और a ऑफ n दोनों फाइंड करने के लिए कौन सी चीज़ पहले मिलेगी, हमारे पास एक an वाला फॉर्मूला होता है और एक sn ऑफ फॉर्मूला होता है कि nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला में हमारे पास s ऑफ n है, फर्स्ट टर्म है, d है, n मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। और n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए, हमको पता है। एक बार n की वैल्यू मिल गई, उसके बाद हम an निकाल लेंगे, हमारे पास an का फॉर्मूला है ही। तो स्टार्ट करते हैं n की वैल्यू निकालने से। तो s ऑफ n फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s ऑफ n क्या है, s ऑफ n है हमारा 200, n नहीं पता तो n डिवाइड बाई 2 एज इट इज, a है हमारा 20 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और d है हमारा -1। ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये 2 पूरे ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 400 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में 2 इंटू 20 इज 40। अब ये जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी दोनों टर्म्स -1 से मल्टीप्लाई होंगी, और जब भी कोई चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो n इंटू -1 इज -n, -1 इंटू -1 विल बिकम +1। बच्चे यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, साइन चेंज नहीं करते और उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। जब भी कोई चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई होगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे, +n बन गया -n, प्लस -1 बन गया +1। अब क्या होगा, 400 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय, ये 40 + 1 हो रहा है, तो 41 -n। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू 41, दैट इज 41n माइनस n इंटू n इज n स्क्वायर। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हमने सॉल्व किया है, जो वेरिएबल का स्क्वायर होता है वो कभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं रखते। तो हमारा मेन मोटिव इन दोनों को अब लेफ्ट हैंड साइड ले जाना होगा। 400 उधर जा सकता था, पर हम 400 को उधर क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल का स्क्वायर का टर्म है वो नेगेटिव है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी हो जाती है जब स्क्वायर वाली टर्म, मतलब वेरिएबल के स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो। तो ये दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो इन दोनों का साइन चेंज होगा, 400 का नहीं होगा। तो ये -n² से हो जाएगा +n², प्लस 41n से -41n, और ये 400 तो अपनी ही जगह पे है, तो +400 विल रिमेन +400 इक्वल्स टू 0। हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हैं, या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सीखा है, 4th चैप्टर में। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको सीखनी है, अगर आपको नहीं आती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वीडियो का, आप जाके सीख कर आइए। अगर आपको आता है तो वी नो दैट कि 400 दो नंबर्स ऐसे सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आए
और ऐड करके 41 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? तो वो होते हैं 25 एंड 16। अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो गो फॉर दैट वीडियो फर्स्ट, सीख कर यहाँ पर आइए और फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ही नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 41 माइनस था, तो जो दो नंबर हमने सोचे 25 और 16 दोनों ही माइनस होंगे। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? n कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा? n माइनस 25। दूसरी लास्ट की दो टर्म्स में हमको दिख रहा है 16 कॉमन और आगे माइनस साइन। ये माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा? यहां पे माइनस 16 कॉमन निकल गया, तो ये जो n है यहां पे सिर्फ पॉजिटिव बच जाएगा, और ये प्लस साइन, इस प्लस साइन से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। 400 में से 16 कॉमन निकालेंगे, मतलब 400 में से 16 डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 होता है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक तो पक्का 0 होगा। तो या तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा या फिर n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। 25 उधर चला जाएगा तो n इक्वल टू 25 होगा या फिर n इक्वल टू 16 होगा। ये दोनों ही आंसर्स वैलिड लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं या ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि या तो 25 रोज होंगे या तो 16 रोज होंगे या 16 रोज होंगे? दोनों आंसर्स कैसे पॉसिबल है? बट अभी हम ये भी जज नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो अब हमको क्या चेक करना है कि nth टर्म कि अगर 25 रोज हैं तो लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं, मतलब हमको क्या फाइंड करनी है? हमको nth टर्म फाइंड करनी है। तो हम दोनों की वैल्यूज को कंसिडर करते हुए हम लोग nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म की फॉर्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 d। ये क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है और ये हमारे लिए चेक भी है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। nth टर्म यहाँ पे हमको 25th टर्म निकालनी है, तो a ऑफ 25 की वैल्यू होती है a प्लस 24d, ये फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या है? 20 फर्स्ट टर्म, 24 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -1। तो 24 इंटू -1 विल बी -24, आंसर इज -4। मतलब 25th रो में -4 लॉग्स हैं। लॉग्स नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकते, तो ये वैल्यू हो गई हमारे लिए नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू हमारे लिए हो गई नॉट पॉसिबल। तो अब हम फाइंड करेंगे n इक्वल टू 16 को लेके, और वो क्वेश्चन निकाल दिया है मैंने। तो अगर n इक्वल टू 16 है तो a ऑफ 16 निकालेंगे, a प्लस 15d। a है हमारा 20, 15d है हमारा -1। तो 15 इंटू -1 होता है -15, 20 -15 होता है 5। तो ये पॉसिबल वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू जो है ये पॉसिबल है। तो a ऑफ 16 हो गया हमारा 5। मतलब टोटल रोज कितनी है? 16, और लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं? 5। 25 रोज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर 25 रोज होगी तो लास्ट में आएंगे -4 लॉग, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो तुरंत जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझते हैं। आपको फिगर दिख रही है, एक कॉम्पिटिटर है जो बकेट के पास खड़ा है, वो रन करता है, पहला पोटैटो उठाता है, वापस रन बैक करता है और बकेट में डालता है, फिर वापस से रन करता है, सेकंड पोटैटो उठाता है और वहां से उठा के वापस लाता है भागते हुए बकेट के अंदर। ऐसे टोटल 10 पोटैटोस उसको उठाने हैं। तो पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि ये सम कौन से चैप्टर का आया है, क्योंकि एग्जाम में तो बोलेंगे नहीं कि एपीए करो भैया। तो उसको पहचानने के लिए हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि
टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको कुछ टर्म्स को ऐड करना है, और कुछ टर्म्स को ऐड करने के लिए 10th में तो हमारे पास एक ही चैप्टर है, दैट इज एपी। तो कैसे ऐड करना है और कैसे पता लगेगा कि ये एपी की टर्म्स बन भी रही है कि नहीं बन रही। अगर एपी की टर्म्स नहीं बन रही तो हम दिमाग लगाएं ना कि दूसरा क्या बन सकता है। तो पहले देखते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और कैसे पता लगेगा कि कितनी टर्म्स को ऐड करना है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं कि पहले पोटैटो को उठा के लाने में उसको कितना डिस्टेंस उसने रन किया, तो 5 मीटर्स गया, 5 मीटर्स आया, बकेट से चालू किया ना, तो बकेट से पहले 5 मीटर तक गया होगा, फिर 5 मीटर वापस आया, सही है। तो कितना हुआ, 10 मीटर्स। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म हमारी 10 मीटर्स हो गई। ओके, अब वापस बकेट पे आ गया वो, अब सेकंड के लिए जाना है। तो अब हर अगला पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3-3 मीटर दूरी पे है, तो सेकंड पोटैटो की डिस्टेंस जाने में कितनी होगी, 5 तक फर्स्ट था, अब 3 मीटर और आगे जाना है, तो अब 8 मीटर जाना है और 8 मीटर वापस आना है। तो 8 मीटर गए सेकंड पोटैटो के लिए और वापस रन करके आए 8 मीटर बकेट में डालने के लिए, तो टोटल कितना हो गया, 16 मीटर्स। तो हमारी सेकंड टर्म हो गई 16 मीटर्स। अब थर्ड का भी एक बार देख लेते हैं, क्या पता कॉमन डिफरेंस आ जाए तो पता चल जाए तो एपी है। तो थर्ड पोटैटो तक गए, अब थर्ड पोटैटो कितना दूर है, पहले 5 था, फिर 3 ऐड हुआ, अब और 3 ऐड होगा, तो 5 + 6 11 हो गया। तो 11 मीटर्स तक गया, वापस 11 मीटर्स भाग कर आया, तो 11 गया 11 आया, टोटल हो गया 22। तो थर्ड टर्म हो गई 22। अब अगला पोटैटो भी 3 मीटर पे ही है, तो अब पता चल जाएगा कि क्या ये डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो पहला 10, फिर 6 का डिफरेंस आया, फिर 6 का डिफरेंस आया, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है, प्रूव हो गया एपी है। तो डी हो गया हमारा 6 मीटर्स। और कितने पोटैटोस थे, 10 पोटैटोस थे, n = 10, 10 पोटैटो थे। अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे हम लोग s of n के फॉर्मूला से। s of n = n/2 2a + n-1 d। n है 10 / 2, 2 × 8 टर्म है हमारी 10 प्लस n है हमारा 10 -1 इंटू डिफरेंस है 6। ये 2 1 से 2 5 से कटेगा, तो यहाँ 5 बचेगा, 2 × 20 प्लस 10 - 1 इज 9 × 6, तो ये हो जाएगा 5 20 प्लस 9 × 6 होता है 54। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा 5 × 20 प्लस 54 इज 74। तो टोटल आंसर आपका होगा 370 मीटर्स। तो वो उस कॉम्पिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 370 मीटर्स। होपफुली आपने अगर कैलकुलेशन किया होगा, क्योंकि हर समय मैं नहीं बोलूँगा पॉज करके करो, आपको खुद करना है। आपको पॉज करनी है वीडियो, खुद कैलकुलेशन करना है और फिर चेक करना है। इसी से आप अपने कैलिबर को बढ़ा पाएंगे। ओके, अब इस टाइप के सम में कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। ऐसे वेरिएशंस लेके मैं जरूर आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में और बताऊँगा इसमें क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर था वो बकेट से चालू हो रहा था, पहले पोटैटो पे जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, सही है। अब अगर मैं क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूं, मैं ऐसा बोल दूं कि पहला जो कॉम्पिटिटर है वो पहले पोटैटो पे खड़ा है, बकेट तक गया, अब बाकी सब पोटैटोस को वो बकेट से जा रहा है, लेके आ रहा है, वापस बकेट पे जा रहा है। तो यहां पे क्या डिफरेंस हो गया, यहां पे डिफरेंस ये हुआ कि हमको कुछ पैटर्न अलग होता दिखा कि जो पहला पोटैटो था वो सिर्फ उठा के बकेट पे ले जाना पड़ा, बकेट से उसकी तरफ दौड़ना नहीं पड़ा। और बाकी सब पोटैटोस के लिए बकेट से पोटैटो तक जाना पड़ा और उठा के वापस लाना पड़ा। तो ये दो डिफरेंट पैटर्न समझ आ रहा है आपको कि पहले पोटैटो के लिए बकेट से पोटैटो की तरफ आना नहीं पड़ा। तो अगर ऐसा डिफरेंस दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एपी तो है बट एक स्मॉल चेंज के साथ। जो पहला पोटैटो है वो एपी में नहीं होगा, उसके बाद के सारे पोटैटोज एपी में होंगे। तो पहला पोटैटो जो, अब पहला पोटैटो इसी केस में अगर हम पहले पोटैटो पे कंपटीटर को रखते तो वो सिर्फ 5 मीटर्स जाता। तो आपको लगता सर फर्स्ट टर्म हमारी 5 मीटर्स होती 10 के बदले,
बट ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट टर्म नहीं होती क्योंकि उसका पैटर्न बाकी सब पैटर्न से डिफरेंट है, तो वो एपी फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो वो 5 मीटर्स को पहले आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब पहले पोटैटो को जाके रखा, उसको निग्लेक्ट कर दो। अब चालू करो एपी फ्रॉम द सेकंड पोटैटो, क्योंकि सबके लिए पैटर्न सेम हो गया अब कि वो बकेट से गया कॉम्पिटिटर, सेकंड पोटैटो पे गया, वापस आया। इसको फर्स्ट टर्म मान लो, सेकंड पोटैटो को, फर्स्ट पोटैटो को अभी निग्लेक्ट करो, फिर थर्ड पोटैटो वाले को सेकंड टर्म मानो कि थर्ड पोटैटो तक गया। तो अगर टोटल 10 पोटैटोस थे तो आपके एपी में 9 पोटैटोस होंगे, मतलब एन हो जाएगा 9 पूरा सम निकालने के बाद। अब सिर्फ बच गया आपका वो पहला 5 मीटर वाला पोटैटो जो सिर्फ हमने अलग निग्लेक्ट करके रखा था। तो आपने जो सम निकाला बाकी के 9 पोटैटोस का, उसके लास्ट आंसर में 5 मीटर्स ऐड कर दो। तो अगर 5 मीटर सब ऐड कर देंगे आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। तो एपी में ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका एक कांस्टेंट जो क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है, एक कांस्टेंट सिस्टम जो है वो सब पे लागू हो रहा है। अगर एक भी स्टार्टिंग वाला उससे थोड़ा अलग जा रहा है तो उसको स्टार्टिंग वाला मानना ही नहीं है, किसी और को उसके नेक्स्ट वाले को स्टार्टिंग वाला मानना है, और लास्ट में उसको हम फर्स्ट वाले को ऐड कर लेंगे अपने कैलकुलेशंस में। समझ आ गया आपको? ठीक है बच्चा लोग, मिलते हैं बाद में।